हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है ये बहुत ही इजी पार्ट है, तो थोड़ा सा हमें ये समझना होगा भी कौन से पार्ट से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पिछले 4 सालों से एग्जामिनर इस चैप्टर से साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है, बट साइंटिस्ट का नाम इस तरीके से पूछ रहा है भी यूजली बच्चे गलती कर लेते हैं। एट द एंड मैं आपको दिखाऊंगा भी वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, और हम डिस्कस करना शुरू करते हैं अपना चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहली टर्म आ गई है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन और स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखो जेनेटिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, जो करेक्टर्स हैं वो कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो रहे हैं, ठीक है, लाइक करेक्टर्स भी और उनमें डेविएशंस भी कैसे आ रही हैं। जो इसकी स्टडी है इसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी, रिजेम्बलेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स, प्रोजेनीज एंड देयर पेरेंट्स। अब बड़े ध्यान से देखो, जो कैट है वो किटन को बर्थ दे रही है, जो ह्यूमंस हैं वो फर्दर ह्यूमंस को बर्थ दे रहे हैं, जो लायन है वो कप को बर्थ दे रहा है। तो लाइक बिगेट्स लाइक, जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं। तो जो पेरेंट्स के करेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं। दिस स्टडी इज नोन एज हेरिडिटी। वेरिएशंस, डेविएशंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। अब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में कुछ चेंजेस भी हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन में कुछ वेरिएशंस भी हैं, कुछ डेविएशंस भी हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएशंस। अब वर्ड आया इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज इनहेरिटेंस। तभी मैंने क्या बोला, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी विच डील्स विद इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और करेक्टर्स अगर एज सच जा रहे हैं वो हेरिडिटी, अगर उनमें डेविएशंस आ रही हैं तो वो वेरिएशंस। एलील्स, जो एलील्स है उसका सिनोनिम है एलीलोमॉर्फ, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। जैसे हम बोलते हैं एक जीन है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी के साथ, दूसरा जीन है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल टी के साथ। अब ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दीज आर अलील्स और एलीलोमॉर्फ, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। डोमिनेंट करेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड, इट इंडिकेट्स विद कैपिटल लेटर। अब मान के चलो एक प्योर टोल पी प्लांट को हमने एक प्योर ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस किया, तो जो उनके प्रोजेनी हुई F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन, पहले बच्चे हुए वो सारे टोल हैं। अब क्रॉस तो हमने प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ को किया था, लेकिन जो सबसे पहले बच्चे हुए वो सारे टोल हैं। वो क्यों टोल हैं? क्योंकि जो टोलनेस का जीन है वो क्या है, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट करेक्टर क्या हो गया, करेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन एंड इट इंडिकेट्स विद कैपिटल लेटर। रिसेसिव करेक्टर, जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पा रहा, ठीक है, जैसे कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया, तो जो F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन पहले बच्चे आए वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आ गए। तो उस केस में जो स्मॉल टी पड़ा है वो कैपिटल टी की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पा रहा, तो वो क्या हो गया, रिसेसिव। करेक्टर विच इज सप्रेस्ड, इट इंडिकेट्स विद स्मॉल लेटर। होमोजाइगस, तो इस केस में ये कंडीशन है जिसमें जो क्रोमोसोम पेयर है कैरी सिमिलर अलील। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान के चलो मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो मेरा जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें
मेरे मदर से मेरे पास जीन आया IB और मेरे फादर से मेरे पास जीन आया IB, तो मेरी कंडीशन क्या होगी? IB। तो उस केस में आप बोलोगे सर आप होमोजाइगस हो B ब्लड ग्रुप के लिए। अब कंडीशन आ गई हेट्रोजाइगस। अब मान के चलो मेरे मदर से मेरे पास जो अलील आया वो आया IB और मेरे फादर से जो मेरे पास अलील आया वो आया स्मॉल i, IB स्मॉल i। तो उस केस में आप बोलोगे सर आप हेट्रोजाइगस हो B ब्लड ग्रुप के लिए। द कंडीशन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज डिसिमिलर अलील्स, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल Y स्मॉल y, IB स्मॉल i। फिनोटाइप, जो विजिबल करेक्टर है या फिजिकल एक्सप्रेशन है किसी इंडिविजुअल में, उसे हम फिनोटाइप बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक ऑर्गेनिज्म में जीनोटाइप पड़ा है कैपिटल T, तो वो तो उसकी जेनेटिक कंडीशन होगी। अब वो कैपिटल T पढ़े होने के कारण उसकी हाइट है टॉल होगी। जो उसकी टॉल हाइट है वो उसकी अपीयरेंस है, उसे क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। विजिबल करेक्टर और फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ करेक्टर। जैसे मान के चलो फिनोटाइप टॉलनेस होगी और टॉलनेस का इसका जीनोटाइप क्या हो गया? कैपिटल T इज जीनोटाइप एंड टॉलनेस इज फिनोटाइप। अब अगर हम प्री मेंडेलियन एरा की बात करें, मेंडल से पहले जो लोग हैं वो क्या सोचते थे? वो बिलीव करते थे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब वो बोलते थे जो फीमेल है वो अपने करेक्टर्स हैं गैमीट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस करती थी और जो मेल है वो अपने करेक्टर्स हैं जो गैमीट की फॉर्म में फ्यूज करते थे, और ये करेक्टर्स आपस में ब्लेंड हो जाते थे, मिक्स हो जाते थे। करेक्टर्स की मिक्सिंग से बेबी प्रोड्यूस होती थी। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स से पहले प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में ये सोचा जाता था। इसमें पाइथागोरस आते थे, इसमें इवन डार्विन भी आते थे। डार्विन बोलते थे हमारी सारी बॉडी के पार्ट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, इन पार्टिकल्स को हम गैम्यूल्स बोलते हैं, और ये गैम्यूल्स हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में एकमुलेट हो जाते हैं, और जब ये गैम्यूल्स आपस में मिक्स होते हैं मेल और फीमेल के, उससे बेबी प्रोड्यूस हो जाता है। इसे इन्होंने मिक्सिंग इनहेरिटेंस और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोला। बट इसकी ऑब्जेक्शन आई, लोगों ने क्वेश्चन अराइज किया, अगर मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं तो जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है वो आइदर मेल है या फीमेल है, वो तो मेल भी होना चाहिए फीमेल भी होना चाहिए। लोगों ने और ऑब्जेक्शन क्रिएट की एटाविज्म की। एटाविज्म का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ ट्रेट्स। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं है लेकिन हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन में नजर आ जाते हैं। जैसे कई बार ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनके कैनाइन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसे उनकी पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, जैसे लॉयन मैन ऑफ रशिया। अब पेरेंट्स तो नॉर्मल हैं, बच्चे में ये कैरेक्टर कहां से आ गया? सेकंड एग्जांपल एटाविज्म की, रीअपीयरेंस ऑफ टेल। जो उस बच्चे के पेरेंट्स हैं वो उनमें टेल नहीं है लेकिन उनके बच्चे में टेल आ गई। वो टेल हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट थी लेकिन उन पेरेंट्स में तो प्रेजेंट नहीं थी, फिर उस बच्चे में कैसे आ गई? ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई मिक्सिंग और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। मिक्सिंग और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस सिंपली ये कह रही थी मदर और फादर के कैरेक्टर्स आपस में मिक्स होते हैं, उससे बेबी प्रोड्यूस होता है। और इसे चैलेंज किया, अगर मदर और फादर के कैरेक्टर्स मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं तो जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है या मेल होना चाहिए या उसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स होने चाहिए, या तो वो मेल है या फीमेल है। सेकंड नंबर पे जो पेरेंट्स हैं उनमें तो टेल है नहीं, पर उनके बच्चे में टेल कहां से आ गई? एटाविज्म, रिवर्सल ऑफ ट्रेट। वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर उस बच्चे में कैसे आ गया?
इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। और प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। वो ये नहीं बता पाई कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं। यहां पे प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स फेल होगी। मेंडल से पहले भी लोग आए जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए, कोल र्यूटर हो गए जैसे। उससे पहले भी लोग आए जिन्होंने पी प्लांट पे काम किया, ठीक है। पर जो बात मेंडल एक्सप्लेन कर पाए, जो इसके प्रीडेसर्स हैं वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो फेल हो गई। अब ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये ग्रिगोर जोहन मेंडल हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल रहे हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन दी गई है इन्हें। तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जा रहा है? क्योंकि जो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस है, हाउ कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो किन्होंने दिया? ग्रिगोर जोहन मेंडल ने, ठीक है जी। अब बेसिकली जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन की जेनेटिक्स है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो डिफरेंट वैरायटीज को, दो डिफरेंट स्पीशीज को या दो डिफरेंट जीनस को आपस में क्रॉस करवाना, इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। पर मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपको जो हाइब्रिडाइजेशन नजर आएगी, इसमें वो क्या करेंगे? दो डिफरेंट पी प्लांट की वैरायटीज को आपस में क्रॉस करवाएंगे। मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मेंडल सिलेक्टेड 7 पेयर्स, 14 होगी, ऑफ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी वैरायटीज, ठीक है। मेंडल सिलेक्टेड 7 पेयर्स मतलब 14 ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी वैरायटीज। अब ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब हो गया प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स का मतलब क्या हुआ? ट्रू टू इट्स ब्रीड। ट्रू टू इट्स ब्रीड का एग्जाम्पल देता हूं। हमने एक प्योर जर्मन शेफर्ड डॉग रखा हुआ है और एक प्योर जर्मन शेफर्ड बिच रखी हुई है। अब जब उनके बच्चे होते हैं तो वो भी जर्मन शेफर्ड ही होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो डॉग और बिच है वो क्या है? प्योर लाइन्स है। ऐसे ही हमारे पास प्योर पी प्लांट है जो टोल है, प्योर टोल पी प्लांट है। अगर हम उसकी सेल्फिंग करें, मतलब उसके ही पोलन ग्रेन, उसकी ही स्टिग्मा पे शेड करते जाएं, तो आप नोटिस करोगे अगली जनरेशन में सिर्फ प्योर टोल प्लांट ही प्रोड्यूस होंगे। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन्स। तो इन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी, जो गार्डन पी वैरायटीज सिलेक्ट की, जिसे हम पाइजम सटाइवम बोल देते हैं। स्टेप्स इन मेकिंग ए क्रॉस इन पी। सबसे पहले तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो पी प्लांट है वो सिलेक्ट करने का एक रीजन रहा, जो पी प्लांट है उसे ग्रो करना बहुत इजी है। सेकंड नंबर पे जो प्योर लाइन्स हैं पी प्लांट की, वो उस टाइम नर्सरीज में अवेलेबल थी जब मेंडल ने इन पे रिसर्च करनी शुरू की। बट इस चीज को चेक करने के लिए भी जिन प्लांट्स पे वो रिसर्च कर रहे हैं क्या वो रियलिटी में प्योर हैं, उस चीज को चेक करने में इन्हें 2 साल लग गए। तब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं जो फर्दर कंटिन्यू किए। अब पी में क्रॉस करने के लिए स्टेप्स क्या हैं? सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सबसे पहले 2 पी प्लांट्स लो और ऐसे जिनमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हों। अगर एक टोल प्लांट है और दूसरा ड्वार्फ है, अगर एक पे येलो सीड्स लगते हैं तो दूसरे पे ग्रीन सीड्स लगते हैं, अगर एक पे एक्सियल फ्लावर है तो दूसरे पे टर्मिनल फ्लावर है, तो ऐसे डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने लिए पी पे रिसर्च करने के लिए। सबसे पहला काम क्या है? सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सेकंड, रिमूवल ऑफ एंथर्स ऑफ 1 प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। और इसे क्या कंसीडर करना है? फीमेल पेरेंट। और ये देखो ध्यान से, ये आपको
पी प्लांट नजर आ रहा है, पी प्लांट का फ्लावर नजर आ रहा है। वैसे तो जो पी प्लांट का फ्लावर होता है वो बंद होता है। पी प्लांट फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस का मतलब है क्लोज्ड मैरिज। ये फ्लावर मैच्योरिटी पे ओपन नहीं होता। तो इस केस में मेंडल ने इंटेंशनली इस फ्लावर को ओपन किया। ओपन करने के बाद जब इसके एंथर इमेच्योर थे तो उन एंथर्स को रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंथर फ्रॉम फ्लावर इज नोन एज इमेस्कुलेशन। अब ये इमेस्कुलेशन क्यों की इन्होंने फ्लावर ओपन करके? ताकि ये कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन कर सकें, ये अपनी मर्जी से इसकी स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन शेड कर सकें। क्लियर? ठीक है, ये आपको पेटल्स नजर आ रही हैं, ये आपको ग्रीन कलर वाली स्टिग्मा नजर आ रही है, ये आपको हल्के लाइट वाले एंथर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर से थ्रेड हैं जो ये स्टेमन नजर आ रहे हैं और नीचे कार्पल नजर आ रही है। और इन्होंने ये जो फीमेल पेरेंट है जब इसके एंथर्स इमेच्योर हैं उन्हें रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद उस पर बैग चढ़ा दिया ताकि कोई भी फॉरेन पोलन ग्रेन इस पे आके शेड ना हो। रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंथर्स, ठीक है, इज नोन एज इमेस्कुलेशन। अब जो ये मेल प्लांट है, मेल प्लांट से जब एंथर्स मेच्योर हो गए तो इससे पोलन ग्रेन्स कलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब जो ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये मेल प्लांट के पोलन ग्रेन्स जो पेंटिंग वाला ब्रश होता है ना, उस ब्रश की हेल्प से इसकी स्टिग्मा पे शेड कर दिए जाएंगे और इसकी रीबैगिंग कर दी जाएगी। पहले जब फ्लावर को ओपन किया था इमेस्कुलेशन के लिए तब भी बैग चढ़ाया, और जब बेसिकली क्रॉस पोलिनेशन की दूसरे पेरेंट मेल पेरेंट प्लांट के पोलन ग्रेन्स इस पे शेड किए तब फिर रीबैगिंग कर दी। ये बैगिंग इसलिए की जा रही है ताकि कोई फॉरेन पोलन ग्रेन यहाँ पे आके शेड ना हो जाए और अपने सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट खराब ना कर दे। अब बैगिंग करने के बाद हमें पता है पोलिनेशन होगी है, पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो, ये बन गया फ्रूट। जो पी का फ्रूट है इसे पोड बोलते हैं, पोड और लेग्यूम। जो इसका फ्रूट है पी का, इसे हम पोड और लेग्यूम बोलते हैं। और इसमें ये देखो ये सीड्स पड़े हैं, ठीक है। और आपको याद होगा जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे तो ये मार्जिन है ना, मार्जिन पे लगे होते हैं प्लेसेंटा, वहीं पे ओव्यूल्स या सीड्स लगते हैं, इसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, पी में कौन सी प्लेसेंटेशन पाई जाती है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब जो आपने बेसिकली एक जो फीमेल पेरेंट लिया वो वायलेट फ्लावर वाला प्योर प्लांट लिया, जो मेल पेरेंट लिया वो वाइट फ्लावर वाला प्लांट लिया, और उसके बाद जब आपने इसकी कंट्रोल्ड पोलिनेशन कर दी, कंट्रोल्ड पोलिनेशन मतलब जो ह्यूमन द्वारा कंट्रोल की जा रही है, उसके बाद ये फ्रूट बन गया, फ्रूट में सीड्स बन गए। अब आप क्या करोगे, इन सीड्स को प्रिजर्व करके रख लोगे और इन पे लिख दोगे सीड्स पे भी हमने प्योर वायलेट फीमेल प्लांट को प्योर वाइट मेल प्लांट के साथ क्रॉस किया और उससे ये सीड्स आए। जब दोबारा ग्रोइंग सीजन आएगा हम इन सीड्स को सो करेंगे अपने गार्डन में। जब आप सो करोगे तो आप नोटिस करोगे सारे जो प्लांट्स आ रहे हैं वो वायलेट आ रहे हैं। तो ये जो बच्चे पैदा हुए हैं ये बच्चे किनके हैं? इन्हीं पेरेंट्स के हैं। तो इसे हम बोलेंगे सबसे पहले बच्चे, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले हमने देखा सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एक वायलेट फ्लावर है तो दूसरा व्हाइट फ्लावर है। रिमूवल ऑफ एंथर्स ऑफ 1 प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन, और इस पेरेंट को क्या कंसीडर करना है? फीमेल पेरेंट। और एंथर्स को कब रिमूव करना है? जब वो इमेच्योर हैं। और रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंथर फ्रॉम फ्लावर इज नोन एज इमेस्कुलेशन। थर्ड, collection of pollen grains from the other plant male parent and transfer to the female parent,
मेल प्लांट से पोलन ग्रेन्स कलेक्ट किए और फीमेल की स्टिग्मा पे शेड कर दिए। इसे ये पोलिनेशन हम कर रहे हैं, इसे हम कंट्रोल्ड पोलिनेशन बोल देते हैं। उसके बाद कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू प्रोड्यूस ऑफ सफरिंग्स। जब फूल खोला था तब बैगिंग की थी, उसके बाद जब ब्रश के साथ इसके पोलन ग्रेन की स्टिग्मा पे शेड किए थे, उसके बाद रीबैगिंग की थी ताकि कोई फॉरेन पोलन ग्रेन यहाँ पे आके हमारा एक्सपेरिमेंट खराब ना कर दे। तो जो इससे सीड बने, उन सीड को रीसो किया, उससे इनके बच्चे पैदा हुए। इनके बच्चे हैं ना, ये सारे कैसे पैदा हुए हैं? वायलेट कलर्ड फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले। इसका मतलब जो वायलेट कलर का फ्लावर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, और जो व्हाइट कलर का फ्लावर है ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। ये हो गया स्टेप्स इन मेकिंग ए क्रॉस इन पी। सेवन कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल। स्टेम हाइट। अब कंट्रास्ट क्या है? टॉल, ड्वार्फ। टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। फ्लावर कलर वायलेट, वाइट। अभी हमने देखा ना वायलेट डोमिनेंट है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल, टर्मिनल। या तो जो फ्लावर है जो प्लांट के एक्सियल पार्ट पे लगा होगा, या जो फ्लावर है वो प्लांट के टर्मिनल पोजीशन पे लगा होगा। पोड शेप। पोड का मतलब इसका फ्रूट, पोड भी बोल देते हैं, लेग्यूम भी बोल देते हैं। पोड शेप इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोड कलर ग्रीन और येलो। सीड शेप राउंड और रिंकल। सीड कलर येलो एंड ग्रीन। अब इस केस में आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो ये 7 कैरेक्टर्स लिए हैं ये उनकी ट्रेट्स हैं। टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, वायलेट एंड व्हाइट, एक्सियल एंड टर्मिनल, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, ग्रीन एंड येलो, राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन। दीज आर ट्रेट्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स। हाइट, प्लांट हाइट इज अ कैरेक्टर एंड टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस इज अ ट्रेट। इज दिस क्लियर? अब ये देखो, ये लिए हैं कैरेक्टर्स। टॉल प्लांट, ठीक है, शॉर्ट प्लांट। हाइट का फर्क है, पर्पल, वाइट। एक्सियल फ्लावर पोजीशन, टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, है ना। ग्रीन, येलो, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन। ये 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी की मेंडल ने, ठीक है जी। तो जब इन 7 कैरेक्टर्स पे मेंडल ने स्टडी की, तब जाके उन्हें समझ आया भी कैसे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफ सफरिंग में ट्रांसफर होते हैं, और उन्हें पता लगा ये कैरेक्टर्स मिक्स नहीं हो रहे, दे आर नॉट ब्लेंडिंग, दे आर नॉट मिक्सिंग। तो क्या हो रहा है उस चीज को हमने समझना है। अब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डिजाइन किए हुए मिल जाएंगे। अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा भी, जो फ्रूट के रिलेटेड मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स चूज किए, ठीक है। फ्रूट का मतलब पोड, पोड के रिलेटेड कितने कैरेक्टर चूज किए। अब ध्यान से देखो, एक तो पोड शेप होगी, दूसरे नंबर पे पोड कलर हो गया, तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे फ्लावर पोजीशन दी हुई है, ये भी तो आने वाले टाइम पे फ्रूट की पोजीशन बनेगी जहां पे फ्लावर है, ठीक है। अगर फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है तो फ्रूट भी कहां पे होगा? एक्सियल पोजीशन पे। अगर फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे लगा हुआ है तो फ्रूट भी कहां पे होगा? टर्मिनल पोजीशन पे। तो ये बच्चे मार खा जाते हैं। तो फ्रूट के कंटेक्स्ट में मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स लिए? 3। फ्लावर पोजीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रूट पोजीशन, ठीक है। पोड शेप एंड पोड कलर। इज दिस क्लियर? और कौन से डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है, इसका ध्यान रखना है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन।
अब मेंडेलियन जेनेटिक्स में एक मजा और रहा, जो मेंडल हैं जब वो पी प्लांट को स्टडी कर रहे हैं तो उस केस में पी में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, वो क्या करते थे, सारे कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देते थे, वो एट ए टाइम सिर्फ एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक लड़का ले लिया, एक लड़की ले ली। अब वो लड़का है जो, उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जो लड़की है उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, बट बाकी सारे उस लड़के और लड़की के कैरेक्टर्स हम इग्नोर कर रहे हैं। अगली जनरेशन में कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ देख रहे हैं उनके ईयर लोब्स। तो इसका मतलब जब रिप्रोडक्शन होगी तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन सारे कैरेक्टर्स जा रहे हैं, पर मेंडल बाकी सारे कैरेक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं, बट एक टाइम पे सिर्फ एक कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने नोटिस किया, आप किसी मैरिज में गए, जो उस मैरिज में दूल्हा है बॉय, उसके आपने देखा जो ईयर लोब्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, जो दुल्हन है उसके भी जो ईयर लोब्स हैं वो फ्यूज्ड हैं। तो अब आपने वहां बैठ के सोचा भी इनके जो बच्चे होंगे उनके ईयर लोब्स कैसे होंगे। अब भाई उनके जो बच्चे होंगे उनमें आईज भी जाएंगी, नोज की शेप भी जाएगी, स्किन कलर भी जाएगा, बाकी सारे कैरेक्टर जाएंगे, पर आप सारे कैरेक्टर्स को इग्नोर करके सिर्फ किसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सिर्फ ईयर लोब्स को। सिमिलर वे जो मेंडल हैं उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, सिर्फ वन जीन इनहेरिटेंस पढ़ी भी, एक जीन और एक कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, तो उसे बोला उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब क्रॉस इन्वॉल्विंग टू प्लांट्स डिफरिंग इन वन कैरेक्टर पेयर। एग्जाम्पल, मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसका मतलब जो टॉल प्लांट है और जो ड्वार्फ प्लांट है, इसके बाकी सारे कैरेक्टर्स उन्होंने इग्नोर कर दिए, सिर्फ ये देखा भी इसमें जो प्योर कैरेक्टर है टॉलनेस है, इसमें जो प्योर कैरेक्टर है वो ड्वार्फनेस है। तो इस प्योर टॉल को इस प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ उन्होंने क्रॉस करवाया। मतलब मान के चलो, इस प्लांट को उन्होंने क्या कंसिडर कर लिया, इस प्लांट को उन्होंने फीमेल कंसिडर कर लिया और इस प्लांट को उन्होंने क्या कंसिडर कर लिया, मेल। इसका मतलब जब इसके फ्लावर बने होंगे तो जब फ्लावर में अभी एंथर मैच्योर नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया होगा, इमेस्कुलेशन कर दी होगी और उसके बाद फ्लावर पे बैग चढ़ा दिए होंगे। उसके बाद जब मेल प्लांट है उसके एंथर मैच्योर हुए होंगे तो ब्रश के साथ इसके पोलन ग्रेन्स इसकी स्टिग्मा पे शेड कर दिए होंगे और फिर रीबैगिंग कर दी होगी, फिर बैग चढ़ा दिया होगा। क्लियर? तो उस केस में ये हो गए पेरेंट्स जिन्हें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पी के साथ। अब बेसिकली इसमें जो फीमेल प्लांट है, अब जब उसमें पोलिनेशन हो चुकी है उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें फ्रूट एंड सीड्स बनेंगे। उन सीड्स को हम नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, संभाल के रखेंगे रीसो करने के लिए, उन्हें दोबारा रीसो करेंगे हम। जब उनकी सोइंग होएगी तो उस केस में आप देखोगे जितने भी प्लांट्स निकल रहे हैं सारे टॉल निकल रहे हैं, ऑल प्लांट्स आर टॉल। बट पेरेंट्स क्या था, एक टॉल था एक ड्वार्फ था, लेकिन जितने भी बच्चे पैदा हुए दे ऑल आर टॉल। ये देखिए टॉल बच्चे, ठीक है। तो इसे क्या बोला उन्होंने बोला फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन का मतलब सबसे पहले बच्चे। क्लियर? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो सबसे पहले बच्चे हुए इन्हें आपस में क्रॉस करवा दिया, ठीक है। या उन्हें क्रॉस करवाने की भी जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि फ्लावर क्लिस्टोगैमस है और उसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो प्लांट्स को छेड़ेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब अपने आप ही अपना पोलन ग्रेन अपनी स्टिग्मा पे शेड हो जाएगा, अपना ही पोलन ग्रेन अपनी स्टिग्मा पे शेड हो जाएगा। उससे बेटा F2 जनरेशन आ जाएगी, उससे जो सीड्स बनेंगे उन्हें दोबारा सो करेंगे, उसे F2 जनरेशन बोलेंगे। सेकंड फीलियल जनरेशन, सेकंड बच्चे। तब जब सेकंड बच्चे पैदा हुए F1 जनरेशन की सेल्फिंग से,
तो उन्होंने नोटिस किया इसमें 75% टोल आ रहे हैं और 25% ड्वार्फ आ रहे हैं। इसका मतलब मिक्सिंग तो हुई नहीं। अगर मिक्सिंग हो रही होती तो अगली जनरेशन में F2 जनरेशन में ड्वार्फनेस रीअपीयर थोड़ी होती। तो उनका दिमाग घूमा भी, यार ब्लेंडिंग ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इज दिस क्लियर? ये उनके एक्सपेरिमेंट का स्टार्ट था। अब ये क्रॉस किए कैसे जाते हैं ये देखते हैं हम। अब मैंने बोला आपको पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, तो इस केस में होमोजाइगस डोमिनेंट टोल कैपिटल T और होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ स्मॉल t। अब ये दोनों को क्रॉस करवाया। अब ये जो पेरेंट्स हैं ये बनाएंगे गैमीट्स, पेरेंट्स को रिप्रेजेंट P के, गैमीट्स को रिप्रेजेंट किया G से। अब हमें पता है जो डिप्लॉयड पेरेंट्स हैं वो जब अपने गैमीट्स बनाते हैं वो मियोसिस से बनाते हैं। आज तो साइंस बहुत एडवांस होगी और मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होती है और हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करती है। तो इस केस में ये डिप्लॉयड गैमीट्स प्रोड्यूस हो गए। मान लो इसे आप एग मान लो, इसे आप स्पर्म मान लो, और ये एग स्पर्म से फ्यूज हुआ तो अगली जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t एलील्स इकट्ठे हो गए, जिसे हमने बोला हेट्रोजाइगस होल। ये सारे टोल हैं, दे ऑल आर टोल। अब ये जो F1 जनरेशन है इसे क्या बोला, फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F1 जनरेशन। अब इसकी की सेल्फिंग करना बहुत आसान है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, खोलने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही पोलन ग्रेन अपनी स्टिग्मा पे शेड हो जाएगा, अपने आप ही फ्रूट और सीड्स बन जाएंगे। तो ये कर दी सेल्फिंग। अब सेल्फिंग के बाद आपने देखा जो पेरेंट्स हैं ये हेट्रोजाइगस हैं। ये हेट्रोजाइगस पेरेंट्स ने भी अपने गैमीट्स बनाए। अगर इसे मेल मान लेते हैं या मान लो उसी पेरेंट में मेल और फीमेल गैमीट्स पड़े हैं, तो इसमें ये गैमीट्स बने कैपिटल T, कुछ 50% गैमीट्स बने स्मॉल t, 50% बने कैपिटल T, 50% बने स्मॉल t। ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, जो अब इनमें कॉम्बिनेशन होगा। अब प्रोबेबिलिटी कहती है जो कैपिटल T गैमीट है, सपोज कर लो एग, ये कैपिटल T स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तो अगले बच्चे क्या प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल T। और ये वाला कैपिटल T प्रोबेबिलिटी कहती है स्मॉल t के साथ भी फ्यूज हो सकता है, तो बच्चे पैदा होंगे कैपिटल T स्मॉल t। और ये वाला स्मॉल t इस कैपिटल T के साथ भी फ्यूज हो सकता है, तो बच्चे पैदा होंगे कैपिटल T स्मॉल t। ये वाला स्मॉल t इससे भी क्रॉस हो सकता है, तो बच्चे होंगे स्मॉल t। तो यही तो हुआ। F2 जनरेशन में 75:25 की रेशो आई, 3:1 की रेशो आई, 3 फिनोटिपिकली टोल आए और 25% ड्वार्फ आए। इससे मेंडल को पता चला भी हर एक ऑर्गेनिज्म में एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं। वो जीन को क्या बोलते थे, फैक्टर। बाद में जॉनसन आए तो उन्होंने फैक्टर को टर्म दी जीन। एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक इंसान के पास 2 जीन्स होते हैं या 2 फैक्टर्स होते हैं, एक उसकी मदर से आता है, दूसरा उसके फादर से आता है। ठीक है जी, ये चीजें क्लियर हुई इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने से। तो ये देखो, ये टॉल प्लांट है, इसने गैमीट प्रोड्यूस किया कैपिटल T। ये ड्वार्फ प्लांट है, इसने गैमीट प्रोड्यूस किया स्मॉल t। तो ये कैपिटल T स्मॉल t अगली जनरेशन में बन गए कैपिटल T स्मॉल t। अब इनकी सेल्फिंग की मतलब अपना ही पोलन ग्रेन अपनी स्टिग्मा पे गिर रहा है, तो इस केस में कैपिटल T मेल गैमीट्स भी बनेंगे, स्मॉल t मेल गैमीट्स भी बनेंगे, कैपिटल T एग्स भी बनेंगे, स्मॉल t एग्स भी बनेंगे। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कहती है ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है। तो अगली कंडीशन में क्या आ गया, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। मतलब फिनोटिपिकली 75% टोल आ गए और 25% ड्वार्फ आ गए। ये देखो 75% फिनोटिपिकली टोल आ गए और 25% ड्वार्फ आ गए। और ये जो रिजल्ट आई ये अप्रोक्सीमेशन में आए।
अप्रोक्सीमेशन का मतलब जैसे मान के चलो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट्स लिए वो 10,000 लिए। 10,000 प्लांट्स में ऐसा नहीं था बी एग्जैक्टली 7,500 टॉल आए और 2,500 ड्वार्फ आए। अप्रोक्सीमेटली का मतलब जैसे आप मान के चलो 7,000 टॉल आ गए और 3,000 ड्वार्फ आ गए। अप्रोक्सीमेशन तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी लगाई भी हाँ अप्रोक्सीमेटली 75% टॉल आ रहे हैं और 25% ड्वार्फ आ रहे हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो। अब जब आपने ये मेल गेमेट्स ले लिए, ये फीमेल गेमेट्स ले लिए, ये फीमेल गेमेट्स ले लिए, अब फीमेल कैपिटल टी गेमेट भी बनाएगी, स्मॉल टी भी बनाएगी। 50-50% जो एग बने हैं 50% कैपिटल टी बने हैं, 50% स्मॉल टी बने हैं। जो स्पर्म्स बने हैं वो 50% कैपिटल टी बने हैं और 50% स्मॉल टी बने हैं। अब प्रोबेबिलिटी कहती है ये वाला एग ये वाले स्पर्म के साथ भी फ्यूज हो सकता है और ये वाला एग ये वाले स्पर्म के साथ भी फ्यूज हो सकता है। अगर ये वाला एग इस स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ तो कंडीशन क्या आ गई, कैपिटल टी। अगर ये वाला एग इस स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ तो कंडीशन आ गई कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये वाला एग अगर इस स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ कंडीशन आई कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये वाला एग इस स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ तो कंडीशन आ गई स्मॉल टी। तो हमने देखा 75% टॉल आ गए और 25% ड्वार्फ आ गए। ये दिखने में ऐसे हैं तो इसे बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। मोनोहाइब्रिड सिंगल जीन सिंगल करेक्टर पढ़ रहे हैं ना एट ए टाइम, तो मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो इज 3:1, 75% टॉल एंड 25% ड्वार्फ, 3:1 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। और जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स लिए अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स इसलिए लिए गए ताकि प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट अच्छे आए। फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या किया, एक कॉइन लिया, कॉइन को ऊपर उछाला, आपसे पूछा हेड आएगा कि टेल आएगा, आपने कहा टेल आएगी, तो बेसिकली जब कॉइन जमीन पे गिरा वो हेड आ गया। अगली बार फिर मैंने टॉस की, मैंने आपसे पूछा हेड आएगा कि टेल आएगी, आपने कहा हेड आएगा, फिर टेल आ गई। तो यहां पे सैंपल साइज छोटा है। अब आपको अगर प्रोबेबिलिटी के अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ेगा। मतलब 10,000 सिक्के इकट्ठे उछालो, ठीक है। 10,000 सिक्के जब आप उछालोगे तो आपको उस केस में एक अच्छी प्रोबेबिलिटी नजर आएगी। यू विल सी अ गुड प्रोबेबिलिटी। जितना लोड साइज बड़ा होगा, जितना लोड साइज छोटा होगा उतनी कम आएगी। अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पे ही क्यों लिया, ह्यूमंस को क्यों नहीं ले लिया? अब ह्यूमंस ले लेते तो उस केस में बड़े ध्यान से देखो, पहले तो 20-21 साल की मैरिज होती। अब 20-21 साल की मैरिज होती, उसके बाद वो कहते छोड़ो जी हम तो बच्चे प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता। तो अगर बच्चे प्रोड्यूस भी करते तो एट ए टाइम एक बच्चा होता, एक बच्चे में उस चीज के जो रिजल्ट हैं, प्रोबेबिलिटी के जो रिजल्ट हैं वो बहुत कम नजर आते हैं। जब लोड साइज बड़ा होता है तब प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट अच्छे नजर आते हैं। और एक पी प्लांट है वो बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है, इसके कारण उसमें प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट बेटर नजर आएंगे। इज दिस क्लियर? तो रेशो क्या आई, 3:1 अप्रोक्सीमेटली। अब ये तो फिनोटिपिक, देखने में 75% टॉल है और 25% ड्वार्फ है। बट जीनोटिपिक रेशो, इनका कैपिटल टी जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज जीनोटाइप। तो मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशो क्या आई, कैपिटल टी वाले कितने आए, 25%,
कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने आए 50% और स्मॉल टी वाले कितने आए 25%। तो 25 50 25 25 50 25 होगी 1:2:1। इसे बोलते हैं जीनोटिपिक रेशो। एक प्योर टोल, दो इम्प्योर टोल और एक प्योर ड्वार्फ, 1:2:1। इट इज द मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशो। अब जो मेंडल ने करैक्टर पे स्टडी की, हाइट करैक्टर पे स्टडी की, तो सिमिलर स्टडीज उन्होंने दूसरे करैक्टर्स को लेके भी की। मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। बेस्ड ऑन दीज मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ही कॉल्ड देम एज फैक्टर्स, जिसे बाद में जॉनसन ने क्या बोल दिया, जीन। फैक्टर्स आर नाउ नोन एज जीन्स। क्लियर। अब देखो ट्रेट, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव, F2 जनरेशन डोमिनेंट रिसेसिव रेशो। तो इस केस में हमने देखा फ्लावर कलर पर्पल वाइट। जब पर्पल को आपने वाइट के साथ क्रॉस किया तो उस केस में आप बड़े ध्यान से देखो, आपके पास 705 के आगे आपके पास पर्पल और 224 के आगे वाइट। कौन सी जनरेशन में, F2 जनरेशन में, क्योंकि F1 जनरेशन में सारे क्या आएंगे, F1 जनरेशन में सारे पर्पल आएंगे। जब हम प्योर पर्पल को प्योर वाइट के साथ क्रॉस करते हैं, पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं, तो F1 जनरेशन में सारे पर्पल आते हैं। तो जब हम उनकी सेल्फिंग करते हैं पर्पल की, तो F2 जनरेशन आती है। F2 जनरेशन में 705 के आगे पर्पल एंड 224 के आगे वाइट, मतलब रिसेसिव। इज दिस क्लियर। तो ये 705 और 224 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये दिखा रहे हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेटली रेशो क्या आई है 3:1। फिनोटिपिक रेशो इज 3:1। क्लियर। और उसके बाद हमने नोटिस किया यहां पे देखो लिखा है 3.15:1। अब प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो 3.15:1 को हम क्या बोल देंगे 3:1। सीड कलर येलो को ग्रीन के साथ क्रॉस किया। अब बेसिकली डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव प्योर प्लांट्स को क्रॉस किया, तो F1 जनरेशन में सारे क्या आएंगे येलो। तो F2 जनरेशन में क्या होगा 6022 येलो एंड 2001 ग्रीन। तो ये क्या रेशियो आई 3.01:1। तो बोल दे 3:1, अप्रोक्सीमेटली 3:1। ये भी अप्रोक्सीमेटली 3:1 फिनोटिपिक रेशियो। सिमिलर केस में हर एक केस में आप देख लो, आपको यही चीज नजर आएगी। राउंड रिंकल, ये देखो 5474:1850, 2.96 is near to 3:1. Pod color green versus yellow, 428 green and 152 yellow, 2.81:1 है ना। जितना लोड साइज कम होता जा रहा है उतना देखो अप्रोक्सीमेशन ज्यादा लगानी पड़ रही है, जितना लोड साइज बड़ा है उतनी अप्रोक्सीमेशन कम लगानी पड़ रही है। यहाँ देखो थाउजेंड्स में लिए है ना, तो अप्रोक्सीमेशन कम लगानी पड़ रही है। जैसे जैसे नंबर कम ले रहे हो उतनी अप्रोक्सीमेशन ज्यादा लगानी पड़ रही है। तभी मैंने बोला जितना बड़ा लोड साइज होगा उतने रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आएंगे। राउंड कॉन्स्ट्रिक्टेड 882 882:299, 2.95:1
फ्लावर पोजीशन एक्सियल इनटू टर्मिनल 651 एक्सियल 207 टर्मिनल 3.14:1 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3:1. प्लांट हाइट टोल ड्वार्फ 787 टोल एंड 277 ड्वार्फ 2.84:1 मतलब 2.84 को 3 ले ले 1:1 3:1. क्लियर हुई बात. ये F2 जनरेशन में रिजल्ट आए क्योंकि F1 में तो हमें पता है सिर्फ जो डोमिनेंट ट्रेट है सारे वही होंगे. Do not use capital T for tall and small d for dwarf because it is difficult to remember whether capital T and small d are alleles of the same gene character or not. इसीलिए कैपिटल टी स्मॉल टी यूज कर रहे हैं ना. ऐसे मत करो अभी डोमिनेंट को कैपिटल टी ले लिया और मतलब टॉल को कैपिटल टी ले लिया और ड्वार्फ को स्मॉल डी ले लिया, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे. इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी यूज करो. कहता जब आपने प्योर टोल को प्योर ड्वार्फ से क्रॉस करवाया तो उससे F1 जनरेशन आई. जब आपने F1 जनरेशन को देखा तो F1 जनरेशन में सारे क्या नजर आ रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेट वाले. अब F1 की आपने क्या करनी है, सेल्फिंग. और पी प्लांट में सेल्फिंग करनी बहुत आसान है क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, फ्लावर ने अपने आप तो खुलना नहीं. इसका मतलब जो अपना पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तो अपने आप स्टिग्मा पे गिर जाएगा तो सेल्फिंग हो जाएगी. द F1 कैपिटल टी स्मॉल टी व्हेन सेल्फ पोलिनेटेड, अपने ही पोलन ग्रेन को अपनी स्टिग्मा पे गिरने दो, तुम कुछ मत करो, ये अपने आप हो जाएगा. क्लिस्टोगैमस फ्लावर है. प्रोड्यूसेस गैमीट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन इक्वल प्रोपोर्शन मतलब 50% कैपिटल टी एंड 50% स्मॉल टी. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रेन्स ऑफ कैपिटल टी have 50% chance to pollinate eggs of capital T and small t. Also, pollen grains of genotype small t have a 50% chance to pollinate eggs of genotype capital T और small t. यही बात मैं बोल रहा हूं बार बार. ये मान लो जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये फीमेल के गेमीट्स हैं, दीज आर गेमीट्स ऑफ फीमेल, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये मेल के गेमीट्स हैं. तो उस केस में बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो फीमेल है ये 2 तरह के एग बना रही है 50-50%, जो मेल है ये 2 तरह के स्पर्म्स बना रहा है. अब ये तो प्रोबेबिलिटी ही है कौन सा एग कौन से स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा. अगर लोड साइज बड़ा है तो ये रिजल्ट आ जाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. 75:25. One-fourth of the random fertilization leads to capital T capital T. 1/2 or 2/4 of the random fertilization leads to capital T small t. 1/4 of the random fertilization leads to small t small t. 1/4 capital T capital T, 1/2 capital T small t, 1/4 small t small t. और कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फिंग होगी ना, ये सेल्फिंग को इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ भी सोल्व कर सकते हो. हमने पढ़ा ना a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab. बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज हो गया, a+b द होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना. यही चीज यहां पे लगी, ax प्लस by होल स्क्वायर. हेंस
हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी द होल स्क्वायर। ठीक है, 50-50 है ना, कैपिटल टी 50 स्मॉल टी 50, हाफ कैपिटल टी हाफ स्मॉल टी का मतलब यही होल स्क्वायर। तो हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी, हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी, 1/4 कैपिटल टी 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/4 स्मॉल टी, 1/4 कैपिटल टी, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/4 स्मॉल टी। सेम चीज आ गई। ठीक है, 4 में से 1, ठीक है, 4 में से 1 कैपिटल टी, ठीक है, 4 में से 1 कैपिटल टी, ठीक है, 2 में से 1 कैपिटल टी स्मॉल टी, या 50%, ये लगा लो 25% कैपिटल टी, 50% कैपिटल टी स्मॉल टी, 25% स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे सामने, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। क्लियर? ये बात समझ आई ना, कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी होल स्क्वायर। ये आ गया कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी प्लस 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक आगे 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम रिजल्ट, a प्लस बी प्लस 2ab। Mendel self-pollinated the F2 and found that dwarf F2 plants continue to generate dwarf plants in F3 and F4 generations. Hence, he concluded that genotype of the dwarfs were homozygous small t। अब ठीक है जी, मेंडल ने क्या किया, प्योर टोल को प्योर डवार्फ प्लांट, प्योर टोल प्लांट को प्योर डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया। F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टोल आ गए, और F2 जब उनकी सेल्फिंग की तो F2 जनरेशन में 75% टोल आ गए, 25% डवार्फ आ गए, और जीनोटिपिकली 25% प्योर टोल आ गए, 50% हेट्रोजाइगस टोल आ गए, और 25% डवार्फ आ गए। और जो डवार्फ आया उसकी फिर सेल्फिंग की F3 जनरेशन में, वो डवार्फ बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर F3 की फिर सेल्फिंग की, F4 जनरेशन में वो फिर डवार्फ बच्चे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो डवार्फ का जीनोटाइप है, देन ही कंक्लूडेड भी जो डवार्फ है वो होमोजाइगस है, उसकी कंडीशन स्मॉल टी है। तभी जब भी मैं डवार्फ की सेल्फिंग करता हूं तो अगली जनरेशन में सिर्फ डवार्फ ही आते हैं। डवार्फ इनटू डवार्फ, इन एनी जनरेशन इट इज प्रोड्यूसिंग डवार्फ। चाहे ये मान लो ये जो डवार्फ आए थे ये किस में आए, F2 जनरेशन में, तो ये आ गया F3 जनरेशन में, इस डवार्फ की फिर सेल्फिंग की, F4 जनरेशन में फिर डवार्फ आ गया। तो इसका मतलब यही हुआ जो डवार्फ है ये होमोजाइगस होता है और इसका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा, तभी ऐसे हो रहा है। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अब मेंडेलियन जेनेटिक्स में ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस, अब बैक क्रॉस को याद रखने के लिए फंडा याद रखो, बाप, BAP। इसका मतलब BA का मतलब है बैक क्रॉस, P का मतलब है आइदर पेरेंट। जब आप F1 हाइब्रिड को आइदर पेरेंट किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर देते हो, दैट इज नोन एज बैक क्रॉस। अब मान के चलो
F1 कौन हुआ? F1 जनरेशन इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपने इस कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन को क्रॉस कर दिया आइदर पेरेंट के साथ, या तो इसे क्रॉस कर दिया कैपिटल टी के साथ, और आपने कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन को क्रॉस कर दिया स्मॉल टी के साथ। तो इन दोनों टाइप को क्रॉसेस को, इस क्रॉस को और इस क्रॉस को किसके अंडर लोगे? बैक क्रॉस के। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड बैक विद एनी ऑफ द पेरेंट, either this parent or this parent, this type of cross is known as back cross। अब बैक क्रॉस का जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बट डोमेस्टिकेशन में बहुत जबरदस्त रोल है। अब मान के चलो मेरे पास एक पमेरियन डॉग है और एक जर्मन शेफर्ड बिच है। मैं चाहता हूं कुछ कैरेक्टर्स तो पमेरियन के रहे बच्चों में और कुछ कैरेक्टर जर्मन शेफर्ड के रहे। तो मैंने क्या किया, पमेरियन और जर्मन शेफर्ड डॉग बिच को क्रॉस करवा दिया। तो इस केस में मैंने देखा जो पमेरियन के कैरेक्टर्स मैं बच्चे में चाहता हूं वो तो आ गए, लेकिन जर्मन शेफर्ड वाले कैरेक्टर्स कम आए। तो उस केस में मैं उस बच्चे को क्या करूंगा, फिर जर्मन शेफर्ड डॉग के साथ क्रॉस करवा दूंगा। तो अगली जनरेशन में क्या हुआ, अब पमेरियन के कैरेक्टर थोड़े से कम हुए। अब मैं इस बच्चे को क्या करूंगा, पमेरियन के साथ क्रॉस करवा दूंगा। मैं ऐसा करवाता रहूंगा जब तक डिजायर्ड कैरेक्टर बच्चे में इकट्ठे नहीं हो जाते। उसके लिए यूज किया जाता है बैक क्रॉस। इसका मतलब जब हमने पढ़ा स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था बैक क्रॉस। बट जेनेटिक्स में बैक क्रॉस की कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस को याद रखने के लिए फंडा याद रखो, टीरी टीई का मतलब है टेस्ट क्रॉस, री का मतलब है रिसेसिव। इसका मतलब टेस्ट क्रॉस में जब F1 जो है ऑफ सफरिंग, इसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाओगे। व्हेन यू क्रॉस F1 विद रिसेसिव पेरेंट, दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद रिसेसिव पेरेंट। अब ये जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई दिस क्रॉस इज मोर इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक्स? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप। अब टेस्ट क्रॉस से हमें अननोन जीनोटाइप्स का पता लगता है। अब मान के चलो हमने एक टेस्ट क्रॉस किया, तो टेस्ट क्रॉस में हम F1 को किसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं? रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव तो हमेशा ही प्योर है। अगर इस केस में F1 कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, तो जब वो क्रॉस होगा स्मॉल टी के साथ, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी दो तरह के गेमीट्स बनाएगा। एक गेमीट बनाएगा कैपिटल टी, दूसरा गेमीट बनाएगा स्मॉल टी। और ये जो दूसरा पेरेंट है ये तो एक तरह का ही गेमीट बनाएगा स्मॉल टी, होमो जाएगा सर, क्योंकि अब ये इसके साथ फ्यूज होगा तो कंडीशन आ जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इसके साथ फ्यूज हुआ तो कंडीशन आ गई कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इसके साथ फ्यूज हुआ कंडीशन आ गई स्मॉल टी। अगर ये इसके साथ फ्यूज हुआ कंडीशन आ गई स्मॉल टी। तो आप देखो ध्यान से, इस केस में कैपिटल टी स्मॉल टी 50%, स्मॉल टी 50%, 1:1 रेशो आ गई। इसका मतलब टेस्ट क्रॉस की मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशो हमेशा कितनी आती है? 50:50। तो काटोगे से 1:1। समझ आई? अगर मान के चलो हमने कोई क्रॉस करवाया और उस क्रॉस में जो F1 है वो कैपिटल टी हुआ, तो उस केस में आप देखोगे 1:1 रेशो नहीं आएगी। तो आपको पता चल जाएगा भी इस केस में जो F1 हम ले रहे हैं वो एक्चुअल में हेट्रोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस है। क्योंकि टेस्ट क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशो हमेशा कितनी आनी है? 1:1। मेंडल कंडक्टेड टेस्ट क्रॉस टू डिटरमिन द F2 जीनोटाइप। समझ आई बात?
अब ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। अब ये जो होमोजाइगस रिसेसिव है स्मॉल w, ठीक है। अब ये जीनोटाइप अननोन है, हमें नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है, ठीक है। तो उस केस में ये हो सकता है कैपिटल W हो सकता है ये कैपिटल W स्मॉल w हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। हाँ, पर्पल कलर तो नजर आ रहा है, पर पर्पल कलर तो होमोजाइगस कंडीशन में भी नजर आएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी नजर आएगा। अब ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, हमें चेक करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा देंगे। जब आपने इस अननोन को इस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया तो आप मान के चलो आपके पास कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, हेट्रोजाइगस कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w आ गए। इसका मतलब तो यही हुआ बेटा, ये तो हमेशा ही स्मॉल w रहा, ये वाला, ये अननोन है। जब इसे आपने अननोन को इसके साथ क्रॉस करवाया तो आपके पास रेशो क्या आई, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w। ये कब पॉसिबल है, अगर ये कैपिटल W है, क्योंकि कैपिटल W को स्मॉल w के साथ क्रॉस करवाओगे तो सारे क्या आएंगे, कैपिटल W स्मॉल w। ये वही रेशो होगी जो F1 में बनती है, ऑल वायलेट। अगर ये कैपिटल W स्मॉल w है, जब इसे रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा रहे हो, क्योंकि रिसेसिव तो हमेशा होमोजाइगस होता है, स्मॉल w। अगर ये हेट्रोजाइगस है तो इसकी कंडीशन होगी कैपिटल W स्मॉल w। तो ये रेशो देखो क्या दे रहा है, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w। मतलब 50% ये आगे और 50% वायलेट आगे, 50% व्हाइट आगे। काटो इसे, 1:1। तो इसका मतलब ये अननोन क्या हो गया, अगर 1:1 की रेशो दे रहा है तो ये हेट्रोजाइगस है, F1 है। अगर ये वाली रेशो दे रहा है तो इसका मतलब ये कैपिटल W है। तो ये फायदा है टेस्ट क्रॉस का। दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। समझ आई बात? मेंडल्स प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, अब देखो जो मेंडल है उन्होंने तो लॉ दिए नहीं, जो मेंडल है उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए, पॉइंट्स दिए भी भाई मेरी रिसर्च है, मेरी रिसर्च में मैं ये कंक्लूड आउट कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होता है, ठीक है। उसने अपने थीसिस हैं जो वो किसकी फॉर्म में दिए, पोस्टुलेट्स की फॉर्म में। पर बाद में उनके जो पोस्टुलेट्स हैं उन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया गया, लॉज की फॉर्म में। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द फर्स्ट लॉ। क्या बोल रहा है ये, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स नोन एज फैक्टर्स। जो आपके कैरेक्टर्स हैं, जैसे मान के चलो आपकी हाइट है, आपका कैरेक्टर है, आपकी स्किन है, आपका कैरेक्टर है, आपकी ईयर की शेप है, आपका कैरेक्टर है। जो आपके ये कैरेक्टर्स हैं इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जिन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं। डिस्क्रीट का मतलब जो मिक्स नहीं होते, जो ईंट की तरह, जो ब्रिक की तरह एक जनरेशन से दूसरी जगह जाएंगे लेकिन मिक्स नहीं होंगे, डिस्क्रीट पार्टिकल्स नोन एज फैक्टर्स। और फैक्टर्स कैसे पाए जाते हैं, दे अकर इन पेयर्स, एक मदर से आया दूसरा फादर से आया। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। ठीक है, डिसिमिलर पेयर में जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें बेसिकली जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, तो कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया और स्मॉल टी क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। इसे बोला उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस। भी जब F1 जनरेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव होता है। इज दिस क्लियर? अब मेंडेलियन जेनेटिक्स में कैपिटल
टोल गेमीट को कैपिटल टोल प्योर टोल के गेमीट को प्योर ड्वार्फ के गेमीट के साथ फ्यूज किया तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया। तो इस केस में जब आप इस सीड को सो करोगे तो प्लांट कैसा नजर आएगा? टोल। तो ड्वार्फनेस का जीन फैक्टर क्या उस प्लांट के पास पड़ा है? कुछ नहीं कह सकते। अब हम क्या करेंगे, ये F1 प्लांट में जो सेल्फिंग कर देंगे तो F2 जनरेशन में ड्वार्फ रीअपियर हो गया। इसका मतलब F1 के पास ड्वार्फनेस का फैक्टर पड़ा था लेकिन वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर होते हैं और एक मदर से आता है, दूसरा फादर से आता है। जो हेट्रोजाइगस है, डिसिमिलर पेयर है, उसमें जो अपने आप को एक्सप्रेस करवाता है, जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करवाता है वो डोमिनेंट है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पाता पर पढ़ा तो है वो रिसेसिव है। पढ़ा है कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि F2 जनरेशन में हमने देखा 25% रिसेसिव आएंगे, वो तभी आएंगे अगर ये पढ़ा है F1 में। इज दिस क्लियर? सेकेंड लॉ, मेंडल का सेकेंड लॉ, दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। अब सेपरेशन का मतलब क्या हो गया? ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, जब हमें स्पर्म्स बनते हैं, एग्स बनते हैं, द फैक्टर्स और अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन पेरेंट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गेमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहा है? जैसे मान के चलो अब मेरा ब्लड ग्रुप बी है और सपोज कर लो मैं हेट्रोजाइगस हूं। अब मेरी कंडीशन क्या है? आई बी स्मॉल आई। अब मेरे में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होएगी, स्पर्म्स बनेंगे, तो 50% स्पर्म में कौन चले जाएगा? आई बी, और 50% स्पर्म्स में क्या चले जाएगा? स्मॉल आई। इसका मतलब जो मेरे पास एक पर्टिकुलर पेयर पड़ा है अलील्स का, जब गेमीट्स होती हैं, बनते हैं, गेमीटोजेनेसिस होती है, तो वो दोनों अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और जो गेमीट है उसमें से दोनों में से सिर्फ एक अलील ही जाता है। या उसमें कैपिटल टी चले जाएगा, या उसमें स्मॉल टी चले जाएगा, या उसमें आई बी चले जाएगा, या उसमें स्मॉल आई चले जाएगा। इसका मतलब गेमीट्स हमेशा प्योर होते हैं। तो इसलिए हम इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स भी बोल देते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स आइदर कंटेन कैपिटल टी और कंटेन स्मॉल टी। एक पेरेंट है बेटा, वो हेट्रोजाइगस है, उसकी कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब उसने स्पर्म बनाने हैं तो वो 50% स्पर्म बनाएगा जिसमें कैपिटल टी पड़ा है, 50% स्पर्म बनाएगा जिसमें स्मॉल टी पड़ा है। इसका मतलब जब उसके नॉर्मल सेल में कैपिटल टी स्मॉल टी इकट्ठे पड़े थे, बट जब गेमीट्स बने तो कैपिटल टी स्मॉल टी से सेपरेट हो गया। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसका मतलब जो गेमीट हैं ये हमेशा प्योर होते हैं। ये दो फैक्टर्स में से, दो एलील्स में से सिर्फ एक ही एलील रिसीव करते हैं। और जो होमोजाइगस पेरेंट्स हैं वो सिमिलर गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब मान के चलो एक पेरेंट है, उसमें कंडीशन पड़ी है कैपिटल टी कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी जीनोटाइप वाला पेरेंट है जो, ये तो हमेशा यही गेमीट प्रोड्यूस करेगा कैपिटल टी। और जो स्मॉल टी वाला पेरेंट है वो हमेशा कौन सा गेमीट प्रोड्यूस करेगा? स्मॉल टी। अब जो इम्प्योर है, इम्प्योर का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस पेरेंट है, ये दो तरह के गेमीट्स बनाएगा। 50% गेमीट्स ऐसे बनाएगा जिसमें कैपिटल टी जाएगा, और 50% ऐसे गेमीट्स बनाएगा जिसमें स्मॉल टी जाएगा। क्या बात समझ आई? हेट्रोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गेमीट्स ईच हैविंग वन अलील विद इक्वल प्रोपोर्शन 50% 50%। क्या क्लियर हुई बात?
जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे क्लियर होती जाएगी। ठीक है, मतलब ये मान लो जो ये मैं लेक्चर्स दे रहा हूं, इन लेक्चर से आपकी एनसीईआरटी परफेक्शन में चली जाएगी। और इसके बाद आ गई नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब मेंडल ने तो जो काम किया वो काम किया, और जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उससे हमें काफी कुछ पता चला। उसे हमें पता चला जो एक इंसान है उसमें एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले 2 फैक्टर्स होते हैं, और जब उस इंसान में गेमीट्स बनते हैं तो गेमीट्स में उन 2 अलील्स में से सिर्फ एक ही अलील एंटर करता है। ये चीजें पता चल गई। अब मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस किसने समझाया हमें? मेंडल ने। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ कैरेक्टर्स, ठीक है, आर इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसके बाद नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल के बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने भी बहुत कुछ देखा जो मेंडल नहीं देख पाए या मेंडल ने इग्नोर किया। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में देखा उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल तो कहते थे भी एक ऑर्गेनिज्म के पास एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर मान लो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, उसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी पड़ा है, तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। पर यह कंडीशन क्या आ गई? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उससे अलग है जो मेंडेलियन जेनेटिक्स कह रही है। ये बोल रही है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों डोमिनेंस शो कर रहे हैं। मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। बट मल्टीपल एलिलिज्म क्या बोल रहा है? भाई एक ऑर्गेनिज्म के पास एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील्स प्रेजेंट हैं, बट उसकी पॉपुलेशन में तो 2 से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप की बात करो, हमारे में एक अलील पड़ा है आई ए, दूसरा अलील पड़ा है आई बी, तीसरा अलील पड़ा है स्मॉल आई। हमारी पॉपुलेशन में 3 अलील्स पड़े हैं, बट एक इंडिविजुअल के पास तो एट ए टाइम 2 ही पड़े हैं ना, बट हमारी पॉपुलेशन में 3 पड़े हैं। इसका मतलब मल्टीपल अलीलिज्म किसकी? पॉपुलेशन जेनेटिक्स की एग्जांपल होगी। मल्टीपल अलीलिज्म किसकी बात कर रहा है? पॉपुलेशन की। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, मैनी जीन, पॉलीजेनेटिक, पॉली का मतलब मैनी, जेनेटिक जीन्स इनहेरिटेंस, बहुत सारे जीन्स की इनहेरिटेंस। लियोट्रोपी, एक जीन का एक से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करना। जैसे मान के चलो आटा है, आटे से हम रोटी भी बना लेते हैं, आटे से हम केक भी बना लेते हैं। तो अगर आटे को हम जीन के बराबर मान रहे हैं तो देखो मल्टीपल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं? लियोट्रोपी। ये मेंडल के बाद डिस्कवर हुआ सारा कुछ, तो इसे पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोल देते हैं, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। पोस्ट मेंडेलियन क्योंकि मेंडल के बाद हुआ। ठीक है बेटा, आज इतना करो, बाकी कल देखते हैं। ठीक है, ओके, गुड लक, बाय।